हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कल की क्लास जो टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने डिजाइन करी थी और उसको आप लोगों ने पढ़ा। और टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपके लॉग चेक डैम हो, चाहे वो चेक डैम स्ट्रक्चर भी उसको बोलते हैं। तो टेम्परेरी चेक डैम स्ट्रक्चर या टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बन सकते थे, जो समरी क्लास के अलावा आपको मैंने बताए, वो आपने नोट डाउन किए। अब अगला जो टॉपिक हमारा था वो था परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो उसकी समरी है उसको आप समझ लें। सबसे पहले परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर मेनली मैंने 3 आपको बताए थे, ठीक है। मेनली कितने बताए थे? 3 बताए थे। तो पहला उसमें कौन सा था? पहला था आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, जो लोग बना पाए ठीक है, ना बना पाए तो भी ठीक है। इसका मैंने फोटो भेज दिया है, आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। वैसे कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी समझ से ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व होगा। आपके पास कितनी मोटी नोट्स या कितनी मोटी किताब है इससे कोई मतलब नहीं होता एग्जामिनर को। जितना आप जानते हैं क्या उससे आप ऑब्जेक्टिव कर पाए कि नहीं कर पाए, यही टोटल एग्जामिनर का एम है, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे और या स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर, जो कि आप इरोजन कंट्रोल के लिए परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आपका था ड्रॉप इनलेट और तीसरा आपका था शूट, ठीक है, शूट स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको ये चीज समझनी है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है और इन तीनों स्ट्रक्चर को बनाने का एम क्या है। एम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाई एम का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों स्ट्रक्चर को बनाने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, बना क्यों रहे हैं। मेन चीज ये है हम इन तीनों ही स्ट्रक्चर को क्यों बना रहे हैं। तो आपने देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर को बनाने का केवल एक उद्देश्य है। पहली बात तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर लोकेशन के अनुसार बनेंगे। जहां पर 5 मीटर से 6 मीटर तक हेड का डिफरेंस होगा, 5 मीटर से 6 मीटर तक इस इनलेट और आउटलेट के बीच में ऊंचाई का अंतर होगा, वहां पे शूट स्पिलवे बनेगा। जहां पे 3 से 4 मीटर के आसपास होगा वहां पे स्ट्रेट ड्रॉप बनेगा। और जहां पर यहां से यहां का अंतर, यहां पे भी 3 से 4 मीटर या 3 से 5 मीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ड्रॉप इनलेट बनेगा। मतलब इनलेट वाला पॉइंट और आउटलेट वाले पॉइंट के बीच में ऊंचाई का अंतर जो है कितना होना चाहिए? 3 मीटर से 4 मीटर हो। इस वाले केस में भी 3 मीटर से 4 मीटर, यहाँ पर 5 से 6 मीटर। जनरली ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों जो है लोकेशन के अनुसार अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। लेकिन शूट स्पिलवे या शूट ड्रॉप स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है कि वो 5 से 6 मीटर जब हमारा क्या हो जाता है, एलिवेशन डिफरेंस इनलेट और आउटलेट के बीच में, तो हम इसे बनाते हैं। अब आते हैं इस पर कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कॉमन बात क्या है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो कॉमन बात है वो है इसका इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट। अब इनलेट, कंड्यूट और आउटलेट का मतलब क्या हुआ? इनलेट का मतलब वो जगह जहां से पानी इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो जगह इनलेट हो गई। कंड्यूट का मतलब क्या हुआ कि पानी इस स्ट्रक्चर में आउटलेट वाले पॉइंट के पहले इस स्ट्रक्चर में जितने हिस्से में भरा हुआ था उसे कंड्यूट का नाम दे दिया गया। और इस स्ट्रक्चर के बाद जब पानी बाहर निकल रहा है तो जिस स्ट्रक्चर से होके निकल रहा है उसका नाम आउटलेट नाम उसका दे दिया गया। तो ये तीनों ही चीजें इन तीनों स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि ये तीनों चीजें अगर इसमें पाई जाती हैं तो इन स्ट्रक्चर्स में आपका इन स्ट्रक्चर को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो मेनली जो उद्देश्य था वो केवल एक ही था कि हम यहाँ पर एक फिनोमिना था जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, हाइड्रोलिक जंप। हम हाइड्रोलिक जंप के थ्रू एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। डिसिपेट का मतलब एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि अगर वाटर की एनर्जी इस स्ट्रक्चर से पानी गिरने के बाद शूट स्पिलवे हो या शूट ड्रॉप स्ट्रक्चर हो, स्ट्रेट ड्रॉप हो या पाइप वाला हो, तीनों में ही पानी जब इस स्ट्रक्चर से आउटलेट के बाद बाहर निकले तो उसकी एनर्जी इतनी मिनिमाइज हो चुकी रहे कि वो आगे की सॉइल को इरोड ना करने पाए और सॉइल इरोजन रुक जाए। ये एम हमारा है।
तो सॉइल इरोजन तभी रुकेगा जब इस स्ट्रक्चर से होकर जो पानी बाहर निकला उसकी ऊर्जा कम हो जाए। अब उसकी ऊर्जा अगर कम हो जाए तो वो ऊर्जा कैसे कम होगी? वो ऊर्जा कम होगी इस इक्वेशन से। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, EL बराबर y2 माइनस y1 अपॉन y1 4 टाइम्स y1 y2। ये क्या है? हाइड्रोलिक जंप में लॉस ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है। हाइड्रोलिक जंप का मतलब देखिए, कहीं पर भी जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा तो वो कुछ ऊंचा उठेगा और फिर कुछ दूरी पर जाके स्टेबल होकर आगे बहने लगेगा। तो जिस वक्त पानी ऊंचाई से नीचाई पे गिरा तो जहां से उठना चालू हुआ उस जगह पर इसकी ऊंचाई, पानी की गहराई थी y1 और उसके बाद पानी की गहराई हो गई y2। जब पानी y2 गहराई पे पहुंचा तो ये अपनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में आगे की तरफ बढ़ने लगा। मतलब इसकी y2 गहराई पर पहुंचने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा अधिक थी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो वहां पर फ्रॉड नंबर इसका कितना मिला? 1 से कम मिला। और फ्रॉड नंबर जब 1 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। और जब इसकी गहराई कम थी, जब इस पानी की गहराई कम थी, क्योंकि ये पानी जब भी बाहर गिरेगा तो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, हर जगह पर जो पानी अंत में पहुंचेगा तो कुछ उछाल उसके अंदर आपको प्राप्त होगा। वो उछाल हम लोग बनाते हैं इस तरीके से कि एनर्जी को क्या हो जाए, पानी मिनिमाइज करे, पानी की एनर्जी, हमारा स्ट्रक्चर पानी की एनर्जी को क्या कर दे, कम से कम कर दे। तो ये उछाल जितनी ज्यादा होगी, ये उछाल जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा y2 माइनस y1 का मान हमको मिलेगा, क्योंकि y1 का मान हमारा इस जगह पर मिलता है और y2 का मान यहाँ पर मिलता है। तो इस उछाल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अंत में देखिए यहाँ एंड सील लगा हुआ है इस वाले में इस जगह पर आपका एक बैफल स्ट्रक्चर होता है, इस जगह पर एक यहाँ पर इस स्टीलिंग बेसिन आउटलेट होता है। ठीक है, मतलब हर जगह पर आउटलेट में एक ही काम हमें करना है कि हमें जो द्रवीय उछाल है उसके मान को, मतलब y2 माइनस y1 के मान को हमें मैक्सिमाइज करना है, ताकि हमारा जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस के फॉर्मूले में y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2 आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एनर्जी लॉस हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। और एनर्जी लॉस को मैक्सिमम करने के लिए ही ये सारी संरचनाएं बनाई जा रही है, चाहे वो शूट स्पिलवे हो, चाहे वो स्ट्रेट ड्रॉप हो, चाहे वो ड्रॉप इनलेट हो। इसमें आपके पास इनलेट पर जब हम लोग बात करें तो देखिए तीनों का इनलेट आप देखिए ध्यान से किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आउटलेट और इनलेट के बीच में 5 से 6 मीटर का डिफरेंस है। देखिए इसका इनलेट कैसा है, यहाँ पर एक स्क्वायर के आकार का इनलेट दिख रहा है इसका, यहाँ से पानी अंदर घुसेगा और कंड्यूट वाले इलाके से पानी होता हुआ आउटलेट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आउटलेट से जब पानी यहाँ बाहर निकलेगा शूट स्पिलवे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अंदर की तरफ कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई होंगी जिसमें पानी लड़ने के बाद अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर करेगा और बाहर जब निकलेगा आउटलेट से तो अपनी ऊर्जा को कम कर लेगा। तो जिस यहाँ पर आउटलेट में वो संरचनाएं जो पानी की ऊर्जा को कम करती हैं उन्हें एनर्जी डिसिपेटर बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी जब पानी इस जगह से इस जगह पर पहुंचेगा तो जिस ऊर्जा के साथ पहुंचेगा तो आउटलेट से बाहर निकलते वक्त यहाँ पर भी कुछ ऐसी वॉल संरचना हम लोगों ने बना रखी होगी, वॉल स्ट्रक्चर, जिससे हमारा आउटलेट पर क्या हो जाए, पानी की वेलोसिटी या पानी की ऊर्जा कम हो जाए। उसी तरह यहाँ पर भी हमने ऐसी संरचना बना रखी होगी जिससे पानी की ऊर्जा या पानी की वेलोसिटी कम हो जाए। यहाँ पर जो संरचना जो एंड सील है इस वाले केस में ये कुछ इस तरीके से होती है, लास्ट में यहाँ से पानी ऐसे आता है फिर ऐसे ऊपर की तरफ उछल जाता है, मतलब ये संरचना कुछ इस प्रकार की है। ये आगे जाके एंड सील आपका ऐसे 45 डिग्री पर उठा हुआ रहता है, पानी जब जाता है तो इससे लड़के ऊपर उछल जाता है। तो पानी जितना ऊंचा उछलेगा, मतलब पानी ऊपर से नीचे गिरा, देखिए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में देखिए यहाँ से पानी क्या होता है, पहले नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद यहाँ से आता है फिर ऐसे ऊपर उछल के आगे बढ़ जाता है। तो इस जगह से पानी जंप कर रहा है, तो पानी हमारा y1 ऊंचाई से जब y2 ऊंचाई पे जंप करता है तो ये
जंप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी। अब स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर जहां पर हमने बनाया, जहां पर 3 से 4 मीटर का इनलेट और आउटलेट के बीच में डिफरेंस मौजूद था, या जहां पर हेड 3 से 4 मीटर ही था, वहां हमारी मजबूरी ये थी, वहां हम शूट स्पिलवे नहीं बना रहे थे, वहां हमने स्ट्रेट ड्रॉप बनाया। जब स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हमने बनाया तो लास्ट में द्रवीय उछाल को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, इस जगह पर एंड सील का इस्तेमाल किया। एंड सील का काम क्या था, पानी को 45 डिग्री कोण पर ऊपर उछाल देना। पानी पीछे से वेग के साथ आ रहा है, 45 डिग्री कोण पर ऊपर उछलेगा तो द्रवीय उछाल ज्यादा मिलेगी, एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने फ्रॉड नंबर वाले चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स के दौरान पढ़ाया था, जहां पर हमने ये बताया था कि ये फ्रॉड नंबर बराबर क्या होता है, V/√G। हाइट ऑफ द जंप क्या होगी, HJ मतलब हाइट ऑफ द जंप। तो हाइड्रोलिक जंप में पहले ऊंचाई y1 थी, बाद में ऊंचाई y2 हो गई, तो y2 में से y1 घटा दीजिए। लेंथ ऑफ द जंप का मतलब जहां पर ऊंचाई y1 थी और जहां पर ऊंचाई y2 हो गई, इनके बीच की जो लंबाई है, दूरी है, इसको LJ से डिनोट करते हैं। और लेंथ ऑफ द जंप 5 to 6 टाइम ऑफ द क्या होता है, 5 से 7 गुना किसका होता है, हाइड्रोलिक जंप का। तो हाइड्रोलिक जंप का 5 से 7 गुना लेंथ ऑफ द जंप आपको प्राप्त होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ द जंप कैसे निकलेगा, तो y2 कितनी ऊंचाई तक पानी गया, y1 मतलब पहले कितनी ऊंचाई पे था, तो y2/y1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जंप मिल जाएगा। कुल मिला के स्ट्रेंथ ऑफ द जंप, आप ये हाइड्रोलिक जंप आप कहीं पर भी देख सकते हैं। आप अपने हाथ में भी बाल्टी में पानी भर लीजिए और इस प्रकार से जमीन पे गिराइए, तो आप क्या देखेंगे कि पानी पहले जमीन पे गिरता है, फिर उछल के कुछ ऊंचा हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी का रन ऑफ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। एक बाल्टी पानी नहीं है, लाखों बाल्टी पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शूट स्पिलवे हो, चाहे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे हो, चाहे आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर हो, तीनों ही स्ट्रक्चर की कॉमन चीज क्या है कि तीनों में ही एक इनलेट होगा, एक कंड्यूट होगा और एक आउटलेट होगा। स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में कंड्यूट और आउटलेट एक साथ है। कंड्यूट का मतलब क्या हुआ, कंड्यूट और आउटलेट एक साथ है, मतलब इनलेट से पानी जब अंदर आता है तो स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में देखिए, ये वाली जो दीवार है, यहाँ पर हम लोगों ने इनलेट बनाया, ये भी इनलेट किस आकार का है, स्क्वायर के आकार का है। किसके आकार का है, स्क्वायर के आकार का, मतलब इसके पीछे जो पानी भरा हुआ है, इसमें इससे होता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा। जब इससे होता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ से जो इनलेट में पानी अंदर आ रहा है, मान लीजिए पानी की ऊंचाई h है और ये स्क्वायर आउटलेट है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्चार्ज मिलेगा पानी का, उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, जो आपने रेक्टेंगुलर बियर का फॉर्मूला पढ़ रखा है सेम मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता था, रेक्टेंगुलर बियर का Q बराबर 2/3 CD √2G L h⁻3/2। L यहाँ पर क्या होती थी, यहां से यहां तक की क्रेस्ट की लंबाई। ठीक है, LH⁻3/2 ये आपको मिलता था रेक्टेंगुलर वियर में, या रेक्टेंगुलर नॉच में, रेक्टेंगुलर वियर में, रेक्टेंगुलर ड्रॉप स्ट्रक्चर में, रेक्टेंगुलर स्पिलवे में, सारी चीजों में यही फॉर्मूला है, 2/3 CD √2G LH⁻3/2। यहाँ पर CD का मान अगर 0.60 रख दिया जाए और G का मान 9.81, तो यही फॉर्मूला आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 0.0177 LH⁻3/2। इस तरीके से लिख के आएगा। वहां पर क्या होता है कि CD का मान कितना रख देते हैं 0.60 और √2G में G का मान रख देते हैं 9.81, तो आपका ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है रेक्टेंगुलर ड्रॉप स्ट्रक्चर के नाम पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में इस जगह पर कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर आपका कैसा है, क्लोज शेप है। क्लोज का मतलब क्या हो गया कि इस जगह पर जो संरचना बनी हुई है, इसके अंदर पानी पहले, इसके इस तरफ पानी पहले भरता है, इसके अंदर गिरता है, गिरने के बाद पाइप से होते हुए इस तरफ निकल जाता है। और इस यहाँ पर हम ऐसा करते क्यों, क्योंकि ये जो चीज है इसका नाम होता है अर्थ एम्बैंकमेंट। अर्थ एम्बैंकमेंट। अब अर्थ एम्बैंकमेंट का मतलब कि मिट्टी का बांध। आपने एक जगह पर मिट्टी भर के एक बांध बनाया, अब वो बांध पर पानी आके रुकता है तो सीपेज के कारण बांध बह जाएगा। तो बांध बहने से रोकने के लिए क्या करेंगे, बांध के बाईं तरफ का पानी अगर बाईं तरफ इकट्ठा हो रहा है तो पानी किसी तरह दाहिनी तरफ पहुंचाओ, दाहिनी तरफ नहीं पहुंचाओगे तो बांध को लेके बह जाएगा। तो या बांध के ऊपर से पानी बहने लगेगा तो अनकंट्रोल्ड अमाउंट में जाएगा, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल्ड अमाउंट में भेजोगे। कैसे भेजोगे,
यहाँ से पानी को अंदर की तरफ ड्रॉप करने का स्ट्रक्चर बनाओगे जो यहाँ से पानी को इस तरफ भेजेगा और यहाँ से पानी को रिसीव करके सेफली कहीं आगे बढ़ाओगे। तो मेनली जो हमारा स्पिलवे का एम उद्देश्य था या ड्रॉप स्ट्रक्चर का उद्देश्य ये था कि सेफ रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को सेफली रिमूव करना, पानी की वेलोसिटी कम करके, ताकि वो इरोजन ना करने पाए। और फ्रॉड नंबर के रूप में हमारा उद्देश्य क्या था कि एनर्जी को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। फ्रॉड नंबर जब 1 से कम होता है तो वो फ्लो कहलाता है सब क्रिटिकल फ्लो, मतलब उसकी एनर्जी कम होती है। और 1 से ज्यादा होता है तो वो सुपर क्रिटिकल कहलाता है, मतलब एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर ये 1 के बराबर होता है तो वो क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। और क्रिटिकल फ्लो पर गहराई जो होती है पानी की वो कितनी होती है, YC के बराबर होती है। तो फ्रॉड नंबर वाला जो चैप्टर था जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया था उसको एक बार रिपीट जरूर करिएगा, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत ही डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वाला चैप्टर जो था उसमें बहुत सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया कि तीनों स्ट्रक्चर की जो कॉमन चीज है वो क्या है, इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट। तीनों में ही ये चीजें होंगी। अब ये चीजें तीनों में लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। इनलेट वाला हिस्सा स्ट्रेट वाले में कहां पर है, इस जगह पर। अब इनलेट जैसे ही खत्म होता है, पानी जैसे इसके अंदर आ जाता है, तो ये वाला हिस्सा जिसको हम लोगों ने एप्रन का नाम दिया है, और एंड सिल के बाद तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आउटलेट और कंड्यूट दोनों एक साथ है, इसमें स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में। कंड्यूट का मतलब ये हिस्सा एप्रन वाला, एप्रन का मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे किनारे किनारे 2 वॉल हैं, इसको बोलते हैं साइड वॉल, और इधर वाली वॉल भी क्या कहलाती है, साइड वॉल। तो पानी जब अंदर गिरा तो 2 साइड वॉल के बीच में जो जगह है, पानी जब अंदर गिरा तो 2 साइड वॉल के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, आप कंड्यूट बोलते हैं। और इन साइड वॉल के एंड में जाकर एंड सिल मिलता है, और एंड सिल क्या है, 45 डिग्री पर उठा हुआ है, तो वहां से पानी ऐसे जंप करेगा। एंड सिल के पहले और 2 साइड वॉल के बीच में जो जगह है उसको कंड्यूट का नाम दिया गया है। लेकिन एंड सिल भी कंड्यूट का ही पार्ट है, इसलिए जो हमारा आउटलेट है स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में, कंड्यूट और आउटलेट दोनों एक ही जगह पर बनाए गए हैं। तो इसलिए स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर में कंड्यूट प्लस आउटलेट एक ही जगह पर है, और इनलेट वहां पर कहां है, इस जगह पर। और इनलेट वाली जगह को क्या बोलते हैं, हेड वॉल। ये देखिए क्या लिखा है, हेड वॉल और कट ऑफ वॉल। हेड वॉल इसका नाम दिया गया है, ये वाली वॉल जो आपकी ऐसे करके गई हुई है, इसका नाम क्या दिया गया है, हेड वॉल। जो हेड वॉल है या कट ऑफ वॉल का मतलब कि पानी एक बार इस वॉल से जब आगे बढ़ गया तो पीछे जो भरा हुआ पानी उससे क्या हो गया, वो कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो जैसे आपके घर में कट ऑफ वाला स्विच होता है, जैसे आपके घर में कट ऑफ वाला स्विच होता है, उसका काम क्या है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है और आपके घर में जा रही है उस कट ऑफ स्विच से होकर, लेकिन आपने जैसे ही उस कट ऑफ स्विच को निकाल दिया तो आपके घर में सप्लाई जाना बंद हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर कि पानी इस स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर के पीछे से आ रहा है, आने के बाद जैसे ही पानी इस इनलेट से अंदर गिरता है तो पीछे वाले पानी के वॉल्यूम से इधर वाला वॉल्यूम क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि किसी बड़ी चीज से किसी छोटी चीज को निकाल लेना, उस चीज को उससे कट ऑफ कर लेना कहलाता है। तो ये साइड वॉल का, सॉरी हेड वॉल का काम क्या है कि पानी का वह वॉल्यूम जो इनलेट से अंदर आ गया उसको पीछे वाले पानी के वॉल्यूम से कट ऑफ कर देना, या हम इसको कट ऑफ मानते हैं क्योंकि ये अब इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर जो पानी का बिहेवियर है, इनलेट के बाद से पानी का जो बिहेवियर है, पानी की ऊर्जा कितनी होगी, पानी के अंदर अगर मिट्टी है तो वो मिट्टी कहाँ से हम निथारेंगे, किस जगह से उस मिट्टी को नीचे बैठा लेंगे, ये सारे काम हम लोग इनलेट के बाद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनलेट से पानी जब अंदर की तरफ गिर गया तो अब इस पानी का क्या करना है, इसकी ऊर्जा कितनी रखनी है, कितनी छोड़नी है, ये हम अब निर्धारित करने वाले हैं। इस वजह से इसको कट ऑफ वॉल का नाम दिया गया, क्योंकि ये अब जो पानी का वॉल्यूम तितर बितर बहता हुआ आ रहा था जो स्ट्रेट ड्रॉप तक पहुंचा, स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही इसकी हेड वॉल के बाद पानी अंदर गिरा, एप्रन या कंड्यूट और एंड सिल के बीच में जैसे ही पानी यहाँ पर गिरा, अब इस पानी का क्या होगा ये निर्धारित करने वाले हम हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पानी क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। सेम चीज यहां पर देखिए, ये तीनों चीजें आप लोकेट करिए ड्रॉप इनलेट में। तो इनलेट में
वो जगह जहां पर अर्दन एम्बैंकमेंट या मिट्टी के बांध के बाईं तरफ जहां पर यहाँ पर बनाया हमने, जहां पर पानी भर रहा है किसी भी चीज का, वहां से पानी जब एंट्री किया तो ये इनलेट हो गया। इनलेट के बाद जैसे ही ये क्लोज, इस बांध के नीचे नीचे ये क्या है, क्लोज पाइप है। ये क्या है, एक क्लोज पाइप है। इस क्लोज पाइप से लेकर आउटलेट के पहले तक जो हिस्सा है वो कंड्यूट कहलाएगा। और ये कंड्यूट जो है, अगर पाइप गोल है तो राउंड या सर्कुलर कंड्यूट कहलाएगा। अगर यहाँ इनलेट से घुसने वाला पाइप स्क्वायर है या बॉक्स है या रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर कंड्यूट कहलाएगा या स्क्वायर कंड्यूट कहलाएगा। ये सब डिपेंड इस पे करेगा कि यहाँ से अंदर पानी घुसने वाली जो संरचना है ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या सर्कुलर है। मतलब रेक्टेंगुलर है, ठीक है, स्क्वायर है या सर्कुलर है। ये जिस आकार की होगी उसी आकार का यहाँ का अंदर वाला पाइप भी होगा। और ये जो पाइप है ये आपका कंक्रीट मिक्सचर से बना हुआ पाइप है। तो इस पाइप के किनारे किनारे एंटी सीप कॉलर लगे होते हैं। इस जगह पर क्या लगा होता है, एंटी सीप कॉलर, ठीक है। और एंटी सीप कॉलर का काम क्या होता है कि सीपेज की लंबाई को बढ़ा देना, या सीपेज की लंबाई को बढ़ा देने से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीपेज को ये रोकता है, ठीक है। ये केवल सीपेज को रोकने के लिए एंटी सीप कॉलर, इसका नाम ही मैंने आपको बोला था, नाम पर ध्यान दीजिएगा, एंटी सीप कॉलर। सीप का मतलब सीपेज, एंटी का मतलब उल्टा, मतलब सीपेज को रोकने वाला जो कॉलर है। कॉलर का मतलब क्या होता है, कॉलर का मतलब किसी चीज के चारों तरफ जो चीज बन जाती है उसे कॉलर कहते हैं। जैसे आपके, जब आपके गले की हड्डी मान लीजिए या सर्वाइकल की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी या डिसलोकेट हो जाती है तो आप गले में क्या चीज पहनते हैं, कॉलर पहनते हैं। वो कॉलर आपके गले के चारों तरफ लपटा हुआ होता है और आपके सर्वाइकल को सीधा करता है। तो किसी भी चीज को कॉलर तब कहा जाएगा जब उसके चारों तरफ वो चीज मौजूद है। जैसे अगर मैं इस पेन के चारों तरफ अपने हाथ को से ऐसे पकड़ लूं तो ये पेन बीच में है और मेरा हाथ इसके चारों तरफ क्या है, कॉलर शेप में है। उसी तरीके से इस पाइप के चारों तरफ जो चीज लगी हुई है, जिसके अंदर से पाइप गया है, इन पाइप को ये सपोर्ट भी कर रही है और ये चीज क्या कहलाएगी, पाइप का कॉलर कहलाएगी। तो एंटी सीप कॉलर का काम क्या है, सीपेज को कंट्रोल करना, क्योंकि इसका नाम ही है एंटी सीप कॉलर, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, कंड्यूट इसमें कहां से कहां तक था, इनलेट से लेकर आउटलेट के पहले वाली जगह कंड्यूट हो गई और यहां से इसका आउटलेट आपको प्राप्त हो गया। सेम चीज शूट स्पिलवे में है। शूट स्पिलवे में जहां जो 5 से 6 मीटर की गहराई पर बनाया जाता है, इसमें इनलेट से पानी जैसे ही आपको प्राप्त हुआ, अब यहाँ पर भी ये वॉल कौन सी थी, ये वॉल आपकी कौन सी थी, हेड वॉल। जैसे यहाँ पर ये हेड वॉल है, यहाँ पर भी क्या है, ये हेड वॉल है। हेड वॉल से पानी अंदर आने के बाद, मान लीजिए पानी जब अंदर आया तो पानी की ऊंचाई h थी और यहाँ पर लंबाई क्या थी, l। तो इसी फॉर्मूले से Q बराबर 2/3 CD √2G LH⁻3/2 के द्वारा ही यहाँ पर भी डिस्चार्ज निकलेगा। लेकिन जब पानी यहाँ से अंदर आएगा, आने के बाद इनलेट के जस्ट बाद, क्योंकि ये कट ऑफ वॉल है या हेड वॉल है, तो इसके जस्ट बाद पानी अब अंदर आने के बाद क्या होगा कि इनलेट से लेकर आउटलेट के पहले तक ये जो हिस्सा है इसको कंड्यूट का नाम दिया गया। कंड्यूट में इनलेट के बाद पानी कंड्यूट में और आउटलेट में पानी का बिहेवियर क्या होगा, पानी की ऊर्जा क्या होगी, पानी लास्ट में कितनी ऊर्जा में बाहर निकलेगा, पानी की ऊर्जा को खत्म करने के लिए क्या क्या हमने लगाया होगा, पानी के अंदर के सिल्ट को निथारने के लिए या बैठालने के लिए या सेडिमेंट करने के लिए हमने क्या क्या लगाया होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे हाथ में होंगी। इसीलिए हेड वॉल का नाम क्या रखा गया, कट ऑफ वॉल, क्योंकि इसके पहले जितना भी पानी है उसने इनलेट के बाद वाले पानी को उस पानी से क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। अब इसका बिहेवियर तय करेगा कौन, हम, क्योंकि हमने जैसी संरचना बनाई होगी वैसा ही पानी बाहर निकलेगा। इस आउटलेट का तरह तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। जब हम शूट स्पिलवे का डायग्राम वाला एक डायग्राम का वीडियो अभी और डालेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आउटलेट पर हम लोग किन किन तरीकों का डायग्राम बना सकते हैं। एक का नाम सैफ स्टिलिंग बेसिन होता है, एक का नाम आपका कैंटिलीवर स्टिलिंग बेसिन होता है और एक आपका नॉर्मल स्टिलिंग बेसिन होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी डिजाइन को बनाते हैं। तो ले देखिए, बेसिकली ये जो पूरा क्लास थी इसका एम केवल ये था कि आपको मैं ये बताऊं कि जब हम स्क्रीन रिकॉर्डर वाली क्लास डालेंगे तो इन्हीं सारे चीजों के इर्द गिर्द बात करेंगे। और जो फोटोग्राफ मैंने आपके पास भेजी थी उस फोटोग्राफ को दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि उस फोटोग्राफ
में जितनी बातें आपको समझनी थी उसके अंदर मौजूद हैं और उसी को ही रेफरेंस मानकर बाकी बातें भी आपको समझाई जाएंगी। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में हमने आपको बताया कि तीनों ही प्रकार के स्पिलवे में इनलेट, कंड्यूट और आउटलेट मौजूद होंगे। स्ट्रेट ड्रॉप में कंड्यूट और आउटलेट एक साथ है और इनलेट यहाँ पर इस जगह पर है, लेकिन ड्रॉप इनलेट वाले में इनलेट आपका यहाँ पर है, कंड्यूट आपका पाइप वाला कंड्यूट है और यहाँ पर आउटलेट मिलता है। और शूट स्पिलवे में यहाँ पर इनलेट है और ये आपका ढालदार क्या है, कंड्यूट है, और इस जगह पर क्या है, आपका आउटलेट है। और इनका अलग अलग लोकेशन के अनुसार इसको बनाया जाता है। 3 मीटर से ज्यादा होने पर स्ट्रेट ड्रॉप बनाते हैं, 3 से 3 ही मीटर के डिफरेंस पर हम लोग इसको बनाते हैं ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर को, मतलब इस पॉइंट के बीच ऊंचाई का अंतर 3 है और 5 से 6 मीटर होने पर शूट स्पिलवे बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर की जब स्क्रीन स्टडी करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर वाली क्लास में मैं आपको और डिटेलिंग इसकी बताऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगा, फ्रॉड नंबर की रेंज के बारे में बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डायरेक्ट जाके हिट करेगा, और वो कीवर्ड्स जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों ने मेनली ये समझा कि इन तीनों स्ट्रक्चर की संरचना होती कैसी है, और ये तीनों स्ट्रक्चर का मेन 3 ही पार्ट होता है, इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट। ठीक है, और इन तीनों पर ही हम लोग वर्क करते हैं और उद्देश्य केवल एक है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाने का, कि एनर्जी को हम क्या करें, कम से कम कर दें। एनर्जी को हम कम से कम कर दें मतलब जो पानी हमारा इनलेट के बाद हमें प्राप्त हो रहा है, आउटलेट से बाहर निकलने से पहले मिनिमम एनर्जी में बाहर निकले, जिससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल soil erosion is directly proportional to velocity of water and the energy that water have. Okay? तो यहाँ पर टोटल चीजें जो आपकी हैं कवर अप कर दी गई हैं, जो हम लोग परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसके ऊपर, जो कि फाइनल क्लास होगी, जिसमें हम लोग गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के तरह तरह के डायग्राम होंगे, और उन डायग्राम्स के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको ये जो 3 डायग्राम थे, जब मैंने आपको फोटो पहले ही शेयर किया था, ये तीनों डायग्राम आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर पे उस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ, उतना बड़ा डायग्राम तो ड्रॉ होगा नहीं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज मेन पॉइंट है, कि आपको बताऊंगा कि ये जो चीज आपकी दिख रही है, अब आपको जैसे मान लीजिए मैंने शूट स्पिलवे के आउटलेट में सैफ प्रकार के आउटलेट के बारे में बात कर रहा है, सेंट एंथोनी फॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कहीं यूएसए में बना था। तो सेंट एंथोनी फॉल के बारे में जब बात करेंगे, सैफ आउटलेट के बारे में, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आपको अपने माइंड में क्या इमेजिन करना है, शूट स्पिलवे का आउटलेट। शूट स्पिलवे के आउटलेट पर ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर हम लोग उसकी बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक राउंड अराउंड एंड ओवरऑल चर्चा आप लोग के सामने मैंने इसकी कर दी है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो आपके नेक्स्ट क्लास जो 40 से 45 मिनट की है, हाईली इंफॉर्मेटिव क्लास, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स उसके अंदर हैं, जिसको हम लोग कवर करेंगे और वो आपके बहुत काम आएगी। ये जो क्लास थी ओवरऑल आपके ये समझ में आ गया कि हम लोग इसमें करेंगे क्या। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लासेस आप लोग को सब समझ में आ रही होगी, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को पढ़ने का इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके का रेंज और इस तरीके से समझ, बहुत ही मुश्किल से इन चीजों को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, इस और बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मेट में एक बहुत बड़ी चीज को बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजों को बताते हुए एक बेहतरीन समयबद्ध लेक्चर्स के द्वारा आप तक इसको पहुंचाने की पूरा प्रयास के साथ हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड शब्बा खैर।